सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि मुल्की सियासत और रियासत इस वक्त अदालती फैसलों के गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ फैसला सुना चुकी है, जिस पर सिविल सोसाइटी और शहदा के वरसा की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। विफाक वज़ारत दिफा के बाद पंजाब हुकूमत ने भी इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है कि अदालत फैसला वापस ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी अहम केसेस की समाअत हो रही है। अदालत ने आज 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के केस सुने। एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने की। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ पहली बार अदालत में पेश हुए। नून लीगी कायद को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इसका पता 27 नवंबर की अगली समाअत में चलेगा। दूसरा अहम मुकदमा साइफर केस के जेल ट्रायल से मुतालिक सुना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली और साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। ये 3 इंतहाई अहम हैं जो रियासत और मुल्क की सियासत की समत का तयन करेंगे। सियासी मंजरनामे की बात करें तो इंतखाबात की तैयारी के लिए जोड़ तोड़ जोरों शोर से जारी है। मुखालिफिन में लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है। नून लीग ने MQM से इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी को हैरान किया तो पीपल्स पार्टी ने MQM के अरकान को तोड़कर करारा जवाब दिया। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने जो बुजुर्ग सियासतदानों को ताना दिया कि वो चीज़ ज़ाती अना को मसला बना लेते हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि बिलावल का मुखातिब कौन है। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक तो बिलावल अपने वालिद को सुना रहे हैं। इसी मामले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं और राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा भी हमारे साथ हैं। सहर कामरान साहिबा, जो अभी हम बिलावल साहब का ताज़ा बयान सुन रहे हैं, उन्होंने तो तमाम बुजुर्गों को लपेट डाला है। तो बुजुर्ग की बात करें तो आसिफ अली जरदारी भी बुजुर्गों में आते हैं। जी सेनेटर साहबा जी, अच्छा जी सेनेटर साहब आपको आवाज़ आ रही? मेरा ख्याल है सहर कामरान साहब को आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा राना एहसान साहब, ये जो बात की जा रही है बिलावल साहब की तरफ से, वो आपको क्या एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि जी वो उस तरह जिस तरह वो समझ रहे हैं कि जनाब उनको रूम मिलना चाहिए बतौर एक यंग पॉलिटिशियन के, वो नहीं मिल पा रहा और जो बड़े लोग सियासत कर रहे हैं वो उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे? इस तरह के बयान कुछ उन्होंने पहले अरसा भी दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिलावल साहब को सबसे पहला चैलेंज तो पीपल्स पार्टी के अंदर से ही है। जरदारी साहब जो हैं वो कुछ और मौक़िफ़ रखते हैं। अभी हालिया उन्होंने जो है ECP की तारीफ़ की और कहा कि हमें उम्मीद है ECP बड़े अच्छे इलेक्शन कराएगी। दूसरी तरफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब के, वो नहीं अवेलेबल। तो फिर उनको वहाँ से भी चैलेंज आता है। बिलावल साहब कुछ और करना चाहते हैं अपनी जमात के अंदर, जरदारी साहब का कुछ और एंगल है। तो डेफिनेटली वो बात फिर उनके जलसों में नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों को अब पीछे चला जाना चाहिए और नौजवानों को जो है मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो मौका पीपल्स पार्टी के अंदर से लें खुद, और फिर ये फैसला तो अवाम ने करना है। अवाम ने डिसाइड करना है कि उसको किसको मुंतखब करना है, वो सीनियर लीडर है या नौजवान है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि नौजवानों को एक अच्छा शेयर मिलना चाहिए। नौजवान 60-70% इस पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान की आदत आगे आनी चाहिए। लेकिन जहां तक बिलावल साहब की बात है, वो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के इंटरनल मैटर्स की वजह से वो ये ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहिबा, आप क्या इस पर कहेंगी? बिलावल साहब और जरदारी साहब के कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, बयानात में भी तजाद है और वो कहते हैं जी बुजुर्गों ने ख़राब किया, हर चीज़ को अना का मसला बना लिया। तो आसिफ जरदारी साहब भी तो बुजुर्ग हैं। के यहाँ लीडरशिप को लेके किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहुत वजाहत के साथ कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम देखना चाहते हैं और हमारे यहाँ पूरी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़ी है और हम दुआगो भी है और हमारी कोशिश भी है और हमारा यकीन भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है
वो इंशाल्लाह एक अक्सरियती जमात बन के पीपल्स पार्टी उभरेगी और वो हमारे वजीर आजम के जो है वो हम उनको वजीर आजम नामजद भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म के जो है कोई भाम नहीं है कि वो हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम भी होंगे। अब जो बात जो है जिसको आप लेके कह रहे हैं कि तजाद है, तजाद नहीं है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, उन्होंने यह कहा कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए हैं और आसिफ अली ज़रदारी ने भी यही कहा कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और शफाफ इलेक्शन कराएगा। बात वही है, बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, बात समझने वाले उसके अंदर से जो है वो अपने लिए जो है कोई तनकीद का या जो है वो बात करने का बहाना ना तलाश करें। बात यह है जो लोग अपना बयानिया दफन कर चुके हों वो इसी किस्म की बातों को उछालेंगे कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या कह दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कह दिया। एक ही बात कही है, चले एक ही बात कही है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। ठीक है, एक ही बात कही है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। चले आप जहाँ तक कि पाकिस्तान में इस वक्त 70% नौजवान है तो यकीनन नौजवान क़यादत आगे आनी चाहिए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जो है वो एक ऐसी जमात के जो है वो सरबराह हैं जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में है। जी ठीक है, चले वो नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं और उनको अपील कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई जो बुजुर्ग सियासतदान हैं जो आज की तबाही है सब उनका किया धरा है? बिलावल कह रहे हैं हर चीज़ को उन्होंने अना का मसला बना लिया और उसकी वजह से शायद दुश्मनी पर उतर आए और मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस तरह नहीं समझता, मैं पीपल्स पार्टी के अहबाब नाराज न हो तो बिलावल को एडजस्ट किया जा रहा है मुस्तकबिल के लिए। जाहिर है अभी पीपल्स पार्टी की बागडोर तो ज़रदारी साहब के पास है, वो एक कोहनमत सियासतदान है, गरम दरम से गुजरे हुए हैं। अब बराए नाम तो नाम इनका चल रहा है लेकिन ज़ाहिर है ये बाप के खिलाफ फैसला तो नहीं कर सकता। ये मुस्तकबिल के लिए वो होशियार आदमी है, वो समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मैं न हूँ तो कम अज़ कम मेरी अगली नस्ल के हाथ में पार्टी की क़यादत हो। तो ये इसकी इस तरह ग्रूमिंग और तरबियत हो रही है। तो आप जब भी बिलावल साहब को कोई बयान सुने तो मैं तो कतई ये नहीं कहता कि उसको आप संजीदा लें, लेकिन इस बाद फिर आपको इंतजार होना चाहिए आसिफ अली ज़रदारी का कि आसिफ अली कि वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। ठीक है, तो लिहाजा अगर वो नून के खिलाफ बोलते हैं तो बोले कहीं इस तरह नहीं जाते हैं उसके मुखालिफत के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह बोल रहे हैं तो वो एक तरबियती अमल से गुजर रहे हैं और यही बात काफ़ी है इनके लिए। चले मैं इस पर दोबारा आऊँगा क्योंकि बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि घर में अगर कोई बात हो तो मैं फिर पाबंद हूँ ज़रदारी साहब का, सियासत में नहीं, वो CEC के पर जाएंगे। राना साहब, एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है 18वीं तरमीम के हवाले से। पहले डॉन ने खबर छापी, उसके बाद नून लीग ने इसको डिनाई किया कि जी हम 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं या उससे खुश नहीं है, इस बारे में हम कोई एश्योरेंसेस दे रहे हैं। अब इसहाक डार साहब ने वाज़ेह किया जी मसला 18वीं तरमीम नहीं, NFC अवार्ड है, यानी सूबों को जो हमने ज़्यादा फंड्स दिए पहले से ज़्यादा उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। राना तनवीर साहब अगेन सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि जी ज़ाती राय 18वीं तरमीम में काम की बहुत गुंजाइश है, वो तब्दीली का इसमें कह रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है? दोनों तरफ से बात हो रही है जी 18वीं तरमीम ठीक है लेकिन NFC अवार्ड गलत है। उसमें तो जो सूबाइयत का एक कार्ड खेला जाता था उसको ख़त्म करने के लिए किया गया था कि सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिए जाए, ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ। तो ये बड़ा मसला नहीं हो जाएगा इस तरह? नहीं, देखें ये मंशूर कमेटी जो हमारी बनी है उसके अंदर बड़ी सब कमेटीज़ बनी हैं और स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, जितने भी ग्रास रूट लेवल पे भी लोग हों, सबसे राब्ता किया जा रहा है, ट्रेडर्स से, चेंबर्स से, एक्सपोर्टर्स से, जो मुख्तलिफ आपकी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं लोग। तो बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव काम हो रहा है। तो उसके अंदर ये बात आई कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाए और उनको जो है मोहताज ना होना पड़े सूबाई हुकूमत का कि उनको फंड्स मिलते हैं या नहीं मिलते या कैसे मिलते हैं। अच्छा। तो हम तो जो 18वीं तरमीम की जो रूह है, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस है,
हम उसके साथ खड़े हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं आ रही। हम तो ये चाहते हैं कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी टू लोकल बॉडीज भी इंश्योर हो जाए। यानी तो इसके ऊपर आप कहते हैं इख्तियार सूबे के पास ना हो कि वो आगे से बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देगा, लोकल गवर्नमेंट को, बराह रास्त विफाक वो फंड दे सके। नहीं, देखें, एक तो सबसे हम सिर्फ इसके ऊपर अभी कि कोई चीज हमारी कोई फाइनल या कोई ऐसे नहीं हुआ, लोगों का इनपुट आया और उसके ऊपर ये खबर निकल गई कि हम 18वीं तरमीम में तब्दीली चाहते हैं। हम सिर्फ जो उसमें जो कह लें कि जो कंसेंसस पैदा हो रहा है वो इस चीज में हो रहा है कि लोकल बॉडीज जो है उसके पास डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हकीकी मानों में होनी चाहिए। और जब आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करें, राना साहब माफ, इसहाक डार साहब बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि एनएफसी मसला है, सूबों और विफाक के हिस्से की तकसीम मसला है, सूबों के पास ज्यादा जा रहा है, विफाक के पास कम आ रहा है, ये मसला है। वो तो बता रहे हैं नून लीग की सोच को, और ईवान में खड़े होकर बता रहे हैं, सेनेट में। देखें, बिल्कुल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उन्होंने इसका इजहार किया, लेकिन क्या पार्टी उसको ओन अप करती है? अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी ये डिस्कशन दूसरी ओके जी, मैंने आपको जो बताया वो विद क्लैरिटी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इनका हिस्सा हूं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल बॉडीज को हो विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी। ठीक है। अब सेंटर सैर कामरान साहिबा, ये सोच है नून लीग की, आपको कोई इसमें कोई खतरात तो नहीं महसूस होते? वो कहते हैं कि जी हम ये सोचते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर करना चाहिए। इसहाक डार साहब जो बात करें ये उनकी अपनी सोच है, या राना तनवीर साहब ने कह दिया मेरी जाती राय 18वीं तरमीम में गुंजाइश है, तो नून लीग कुछ ना कुछ सोच रही है इस हवाले से। आपको कोई इसमें खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? सामा, ये हो नहीं सकेगा, हम इसको होने नहीं देंगे। बात यह है कि नून लीग की एक आमराना सोच है और वो सोच से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। एक कंसेंसस के साथ 18वीं अमेंडमेंट पास हुई थी। ये चाहते हैं कि सारे इख्तियारात ये मरकज में हो और सारे इख्तियारात इनके हाथ में हो, ये सूबे में हो तो इख्तियारात इनके हाथ में हो। ये जो एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर है इस पर ये यकीन नहीं रखते। जो एक वसाइल की तकसीम है सूबे में, उन पे ये यकीन नहीं रखते। ये सीपैक का पूरा फंड पंजाब में लग जाता है और उसके बाद ये जो है कराची की जब बात आती है तो कहते हैं कि जी हाईवे का नाम जो है वो मोटरवे रख दो। ठीक है, जब कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट की बात होती है, जब सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट की बात होती है। अच्छा, मैं एहसान साहब आपकी तरफ आता हूँ जी, आप मुझे बात मुकम्मल कर दें। मैं किसी की बात में बात नहीं करती, तो थोड़ा सब्र और हौसला करें। जी कंटिन्यू कीजिए। बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो डेवोल्यूशन पे मुकम्मल यकीन रखती है और तमाम छोटे सूबों का भी उतना ही हक है कि वो भी डेवलप हो। अब जो इनको परेशानी ये हो रही है कि जिन्होंने कभी सूबे में काम नहीं किया था वो देखते हैं कि जी यहाँ पे बेहतरीन हेल्थ का निज़ाम है, यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर है। वो ये देखते हैं कि हर ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन निज़ाम आ गया है। वो ये देखते हैं कि सूबे डेवलप कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि बदतरीन बारिशों के बाद दोबारा रिहेबिलिटेट किया है। वो ये देखते हैं कि हमने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है ना कि वो परेशानी देते हैं कि इसमें इनको गुंजाइश नहीं मिल रही। तो अब ये जो दोबारा वो एक आमिराना सोच है कि जी हर चीज जो है वो हमारे कब्जे में हो, इसहाक डार के चक्कर में कि वो तो अभी कह रहे हैं कि जो उनकी बात को संजीदा नहीं ले, उनके चक्कर के अंदर तो एक फाइनेंस मिनिस्टर को हटा के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर आए। कितनी जो है वो मुश्किलात खड़ी की। उन्होंने संजीदा नहीं कहा, वो हर एक अपनी राय दे रहा है, अभी चीजें फाइनल नहीं है। वो कह रहे हैं जिस तरह तरमीम की राय है, बात ये है राय दे रहा है, कंफ्यूजन का शिकार है ना, कंफ्यूजन का शिकार है। कहीं बात होती है, कहीं वो कहते हैं तभी तो धुआं निकलता है। अगर कोई चीज ना होती तो वो ये इनकी सोच पे है। ये जो है ना, ये बेसिकली ये लोग कभी भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन नहीं रखते। ये वसाइल को जो ना अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अच्छा, और यही इनकी सोच है। अच्छा। ये नहीं चाहते कि सूबे अपने वसाइल का फायदा उठाएं। ये नहीं भाई, अपने आप जो निज़ाम दुरुस्त करने थे आप वो दुरुस्त करते हैं, आप अपने टैक्स का निज़ाम दुरुस्त करते हैं। सुबह से तो अपने रेवेन्यू का टारगेट पूरे करते हैं। देखिए एमकेएम उनके पास आ रही है सेंटर साहिबा, उसको आप फंड नहीं देते, एमकेएम को एतराज रहता है। आप मुझे बताएं कि कब तक बल्दियाती इदारे एमकेएम के पास थे? कौन सी वफाकी हुकूमत है जिसके साथ उनको फंड्स की कमी? अच्छा, इस पर आते हैं, मुझे मुफ्ती साहब की तरफ इजाजत दें। इत्तेहाद है एमकेएम का और जो है ना पीएमएलएन का, कितनी इत्तेहाद है? कौन सी इनकी आइडियोलॉजी मिलती है? किस आइडियोलॉजी पे लोगों के पास जाएंगे?
साहब मुझे इजाजत दी मुफ्ती साहब से सवाल करने के लिए। में हिस्सा नहीं लिया, अच्छा तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है कि अब 2018 में अलायंस नहीं था हमारे खिलाफ, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। चले आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है। मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं इस पर? क्या सूबों को फंड्स ज़्यादा चले गए, या ये जो राना साहब फरमा रहे हैं कि जी असल मसला ये है कि हम चाहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को या बल्दियाती निज़ाम को एम्पावर किया जाए, तो ये नून लीग की तरफ से 18वीं तरमीम पर बात होने लग गई है और एक बहस तो उसमें हो रही है। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आपका वोट बैंक है? जी सर उन्होंने भी नाराज ना हो और पीपल्स पार्टी वाले नाराज ना हो। 18वीं तरमीम एक संजीदा कोशिश थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 1973 के आईन के बाद इस तरह संजीदा कोशिश नहीं आई और मुत्तफिका जो 18वीं तरमीम के अंदर आई, और चूंकि उसमें बुनियादी किरदार पीपल्स पार्टी का है तो उनको ये क्रेडिट देना चाहिए, इसके अंदर बहल नहीं करना चाहिए। ठीक, लेकिन पीपल्स पार्टी के अहबाब भी इसको समझेंगे कि 18वीं तरमीम कुरान मजीद का हरफ तो नहीं है, कहीं गलतियां होंगी और कहीं गुंजाइश बेहतरी की मौजूद होगी। अगर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है तो उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं गलत इसको करना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन है NFC अवार्ड, जी NFC अवार्ड को जहाँ मरकज को गिला है सूबों से, तो हर एक सूबा शाकी है कि हमें हिस्सा कम मिला, और मरकज ये कहता है कि इन्होंने पैसों को ठीक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका हक तो है। NFC अवार्ड को अगर दोबारा बैठा जाए और इसकी बेहतर शक्ल सामने ले जाए, आइडियल पोजीशन, तो इस पर तो न पीपल्स पार्टी को एहसास होना चाहिए और न किसी और को। मैं समझता हूँ कि इसको ये नॉन इशू है। जब हुकूमतें आएंगी तब समझती हैं कि सूबे इसके अंदर तंग हैं और सूबे चाहते हैं कि NFC अवार्ड की दोबारा तश्कील हो, तो कई बार इसकी तश्कील हुई है, हर 10 साल के बाद इस पर बैठा जाता है। फिर भी अगर बैठा गया तो सूबों की रजामंदी के साथ इसकी नई तश्कील हो जानी चाहिए और इसको फड्डा नहीं बनाना। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं, सूबों को इससे ज्यादा मिलना चाहिए या पहले ही ज्यादा मिल चुका है, या कम होना चाहिए? क्योंकि इसहाक डार साहब समझ रहे हैं कि सूबों के पास ज्यादा चला गया। नहीं, हमारी जो राय है पार्टी की वो ये है कि वे ज्यादा तकड़े हों, इसलिए कि ये इसमें सूबों में छोटे और बड़े सूबे की बात आती है, फिर वो इफ़ाक के लिए परेशानी पैदा होती है। सूबों को जो दिया गया उनको मजीद भी देना चाहिए, लेकिन सूबों को इस तरह से वफाक से कोई देना चाहिए कि हमें फंड के अंदर कमी है। लेकिन ये बात भी सही है कि उनको दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि सूबों को मजीद फंड देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जरूरत है कि सूबों को मजीद भी दिया जाए। फिलहाल तो मजीद और हम मजीद की अदम तो नहीं है, तो तश्कील होनी चाहिए। हाँ, इसकी दोबारा तश्कील होनी चाहिए और इसमें 18वीं तरमीम को इस शक को दोबारा देखने की जरूरत है, रीविजिट करने की। जी अच्छा, राना साहब हम देख रहे हैं कि नून लीग की बड़े वाज़ेह सोच नज़र आ रही है। आज मियां नवाज शरीफ साहब फजलुर रहमान साहब से भी मिले हैं, सबको साथ लेकर या सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। MQM के साथ मामलात हो गए, GDA का भी इजलास होना है, लगता है कि फजलुर रहमान साहब के साथ भी चला जाएगा। पीपल्स पार्टी ने क्या कसूर कर दिया है? जब उनके साथ भी आप चल रहे थे तो ये अचानक क्या हो गया है? देखिए उसामा, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, 18वीं तरमीम की रूह क्या थी कि उसने वफाक से पावर्स डिवॉल्व की थी सूबों को। अब हम उस रूह के साथ रहते हुए हम बिल्कुल उसके साथ हैं कि अब ये सूबों से डिवॉल्व होनी चाहिए हैं कुछ पावर्स लोकल बॉडीज को, ताकि ग्रास रूट लेवल को आप एम्पावर करें विद फाइनेंशियल अथॉरिटी इंडिपेंडेंस। ये बात है, बिल्कुल हम कतई तौर पे मैं आपसे सॉफ्ट से नहीं करता हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये 10 साल उसके बाद 10 साल आपकी गवर्नमेंट पंजाब में रही है, तो किसने रोका था आपको? सर इसहाक डार साहब अगर ये कहते हैं कि सूबों को जो इख्तियार दिए उन्होंने नहीं उसको सही तरह इस्तेमाल किया, सर 10 साल से ज्यादा तो फिर अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होते, ना नीयत ना कुछ, ना आपके पास ये कह सकते हैं कि जी सोच नहीं थी, कुछ नहीं। 10 साल में 5 साल इसलिए दिए जाते हैं, 5 नहीं तो 10 साल आपके पास पंजाब में रहे। 18वीं तरमीम के बाद अगर आप ना उसको बल्दियाती को एम्पावर किया आपने, ना ही आपने उसके फंड्स का सही इस्तेमाल किया, क्योंकि इसहाक डार साहब के एग्जैक्ट ये अल्फाज हैं कि जो सूबों ने जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे, तो 10 साल में उन्होंने नहीं किए, तो इसलिए 18वीं तरमीम पर इतराज़ आ रहा है।
नहीं देखें, ऐसा नहीं है। हमने तो लोकल बॉडीज को एम्पावर किया, लोकल बॉडीज हमारे टाइम पे रही, वो कंटिन्यू नहीं हो सकी, और अगर वो कंटिन्यू होती तो इन चीजों को बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, तो हम दोनों पॉइंट्स को रेज कर रहे हैं कि कंटिन्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज शुड बी इंश्योर्ड, और दूसरा आप डिवॉल्व करें इनको, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। एक तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं, तो हम पावर सेंट्रलाइज नहीं कर रहे, हम तो पावर ग्रासरूट लेवल पे देना चाह रहे हैं विद फाइनेंशियल अथॉरिटी। आपका जो सवाल है, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ हमने काम किया 16 माह, बिल्कुल किया, लेकिन आज पीपल्स पार्टी और PMLN का आपस में मुकाबला है। दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा वजीर आजम आएगा। MQM का ये जो है क्लेम नहीं है, तो MQM हमारे साथ डायरेक्ट मुकाबले में वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए नहीं है, तो हम वहाँ अलायंस क्रिएट कर सकते हैं जो मुल्की एजेंडा, और वैसे भी हम समझते हैं कि जो मुल्की माशी सूरत हाल है, जो नेशनल एजेंडा जो होना चाहिए है, वो कंसेंसस के साथ होना चाहिए है, हमें मिल के चलना चाहिए है। तो उनके अंदर आप उन्हीं पार्टीज के साथ अलायंस करते हैं जो आप समझते हैं कि जिनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि उनको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। अगर हम इलेक्टोरल अलायंस करें, सीट एडजस्टमेंट करें, तो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर हमारी काविश कोशिश ये है कि हम केपी के छोटे से पॉइंट वाज़ेह कीजिएगा कि पंजाब में आप उस तरह नहीं कर रहे, सिंध में आप जा रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आप नहीं गिरा सकते, इतने अरसे में दहाइयों से नून लीग इतना वोट बैंक नहीं क्रिएट कर सकी। बलूचिस्तान में बाप पार्टी की तरफ जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब, जहां आपका उतना नहीं है वोट बैंक, वहां आप इस तरह से कर रहे हैं, जहां है वहां आप किसी को लिफ्ट भी नहीं करा रहे हैं। देखिए, मैंने यही कहा कि जो इलेक्टोरल अलायंस होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। तो जहां आप ऑलरेडी आपके पास लाइन लगी हुई है 5 बंदों की कि जो टिकट के एप्लीकेंट्स हैं, तो आप उनको इग्नोर करके एक दूसरी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करते। तो उन्हीं एरियाज में यहां करते हैं जहां मिसाल के तौर पे आपका वोट बैंक मौजूद है, लेकिन उतना नहीं है कि आप नंबर 1 है, आप नंबर 3 या 4 है, तो वहां आप अपना वोट बैंक अगर दूसरी जमात को दे दें और वो आपको उसी तरह दे दे ऐसी जगह पे जहां आप नंबर 2 हैं और उनका वोट बैंक मिला के आप नंबर 1 हो जाए, तो ये इस तरह उन जगहों पे सीट एडजस्टमेंट की जाती है। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर सैर कामरान साहिबा, कहीं तो गलती होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये तो राना साहब भी कह रहे हैं कि भाई नंबर 1 अगर है, जिस तरह आपकी 15 साल से सिंध में हुकूमत रही, तो उनके खिलाफ कोई सीट एडजस्टमेंट करना या इत्तेहाद बनाना, चाहे GDA है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI, सब मिल रहे हैं, लेकिन कोई तो पीपल्स पार्टी में कमी होगी कि कोई भी आपकी तरफ नहीं आ रहा, ना ही JUI, ना ANP, ना बाप पार्टी, ना MQM, माजी में तो आपकी इत्तेहादी रही है, कोई भी जमात नहीं पीपल्स पार्टी को पसंद करी कि उनके साथ मिलकर चला जाए। देखिए, पहली बात है पसंद नापसंद करने की बात नहीं। हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है वो अपनी आइडियोलॉजी और अपने मैनिफेस्टो पे लड़ती है। अब देखिए, हमारा जो हमारे मैनिफेस्टो पे या आइडियोलॉजी पे से जिनकी हम आहंगी होगी, उनके साथ तो बाद में भी आपकी कोई ना कोई जो है सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। और ये जिस किस्म के इत्तेहाद की बात करें ना, ये शुरू से इनकी कोशिश रही है कि सिंध के अंदर किसी न किसी तरह तकसीम की, नफरत की, तोड़ फोड़ की सियासत करेंगे। कोई पहली एफर्ट नहीं है। 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, और या अब आने वाला इलेक्शन, तो ये हमेशा से कोशिश रही है, तो ये कोशिश अब भी कर ले। ठीक है, ये हमेशा से ये कोशिश रही कि कभी जो है वो GDA बना के साथ, कभी फंक्शनल लीग के साथ, कभी जो है वो MQM के साथ, या कभी किसी ऐसी छोटी जमात के साथ जो कि कहीं पे जो है कोई भी तकसीम के जरिए इनको फायदा उठा सके। इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनका अपना कोई वोट बैंक है सिंध में, क्योंकि अपना कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए इधर उधर जमातों को साथ मिला रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब ये MQM के पास जो है वो वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो क्या बताएंगे कि किस आइडियोलॉजी के ऊपर वोट मांग रहे हैं, किस मैनिफेस्टो पे वोट मांग रहे हैं। जब ये जो है वो फंक्शनल लीग के पास जाएंगे तो फिर किसके उस पर मांगेंगे, जब वो GDA के पास जाएंगे तो तब किस आइडियोलॉजी पे मांगेंगे। देखिए, हमारी सीट एडजस्टमेंट जहाँ होगी, जो हमारे जो है उससे मुताबिकत रखते हैं आइडियोलॉजी से या मंशूर से, उनके साथ हो सकता है कहीं हो जाए। लेकिन फिलहाल पीपल्स पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी जहां जहां दी गई है उसको पजीराई मिली है। हमारा वोटर मुताहरिक है, हमारे पास एक नौजवान क़यादत है, हमारे पास मंशूर है, और जिस जो है चेयरमैन की आप बात करें, उसने बहुत कम वक्त में अपने आप को प्रूव किया कि वो एक बहुत मैच्योर
लीडर साबित हुआ, बहुत मैच्योर वजीर खारजा साबित हुआ, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया भर से रिकनेक्ट किया, उसकी काविशों की वजह से जो है हम फैटिक की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, उसकी काविशों की वजह से। सेंटर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी माजरत, लेकिन मैं जी आखिरी मिनट है मेरे पास। तो मुफ्ती साहब, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, मियां नवाज शरीफ साहब की, और इंतखाबात के वाले से बात हुई है, क्या पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे जरदारी साहब से? जी मुफ्ती साहब। देखो, हमारे रास्ते तो सब, हाँ, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। हम हर जगह हर एक जमात की अहमियत को समझते हैं। हमने दोनों के साथ काम किया, मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के साथ, जरदारी साहब की जमात के साथ। हमारे लिए कोई मसला है, सिर्फ कोई मसला नहीं है। और भी इतनी बात है कि हमारे सिंध के अंदर कुछ इश्कालात थे और शिकायतें 18 में और 2013 में हमारे जीती हुई चंद सीटों को हराया गया, उसके अंदर भी पार्टी ने कोई ज्यादती की, हमारी शिकायत पैदा हुई। तो 5 सालों में उन्होंने हमें कोई शिकायत इजारे का मौका नहीं दिया। हम उनको वहाँ बड़ी जमात समझते हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध में हमारी हुकूमत मौजूद है और वो हमें दूसरी बड़ी जमात नहीं समझते। ये शिकायत तो थी। अगर शिकायत का इजाला हो जाए तो मुझे नहीं सही समझ आती कि पार्टी के साथ बात करना ममनू है। बिल्कुल सही, हर एक के साथ बात करते हैं जी, लेकिन सबसे पहले और पहले भी जिस तरह आपने फरमाया जी, हम सबके साथ काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, राना एहसान अफजल साहब और सेनेटर साहिर कामरान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे फौजी अदालतों का मामला भी है, मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें हैं एमन फील्ड में, अल जज़ीरा रेफरेंस में। ब्रेक के बाद अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की अपील है एमन फील्ड अल जज़ीरा रेफरेंस में, और हम देख रहे हैं कि वकला बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। 4 से 5 घंटे अमजद कुरैशी साहब ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, कि मुझे चाहिए होंगे। और जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने सज़ा दिलवाई, या जिनका काम है कि जी इस केस में सज़ा मज़ीद दिलवाएं, उन्होंने कहा जी आधा घंटा चाहिए, इस पर कह के भी लग गए। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो नैब की टीम है, निगरान हुकूमत की तरफ से उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में, तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, कोई 15 लाख 16 लाख इस तरह से। ये खबर भी आज बहुत ज़्यादा गर्दिश में रही। हाफिज़ एहसान एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। हाफिज़ साहब, ये हमारे मुल्क में क्या होता है कि चंद साल में बिल्कुल काया ही पलट जाती है। अगर मियाँ साहब पहले आ जाते तो शायद ये सब कुछ हम पहले भी देख लेते, इसी तरह से रिलीफ वो जितना अरसा बाहर रहे। आज तो बिल्कुल माहौल फ़र्क नज़र आ रहा है। इससे पहले कि कोई उनके वकील साहब बात करें तो जज साहब भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ना सिर्फ ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी सुना जा सकता है, हम बाकी जो केसेस हैं उनको भी छोड़कर ये केस सुन लेंगे। तो ये माहौल कैसे बदल जाता है मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये माहौल अगर आप देखें तो हर 4-5 साल के बाद ये माहौल बदलता है, और उस माहौल के हर दौर के कुछ फेवरेट्स होते हैं, और उन फेवरेट्स के जब आते हैं तो सिचुएशंस जो है वो विम्स के मुताबिक जो है वो चलती हैं, और वही उस मुल्क के अंदर होता आ रहा है और अभी तक हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान एक 250 मिलियन आबादी का एक मुल्क है, दुनिया की फ़र्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, 60% से ज़्यादा यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं, ऑप्टिक्स जो मिनिमम आपके लॉ के हैं, जस्टिस के हैं, गवर्नेंस के हैं, वो रहने चाहिए। जब वो आपके मिनिमम ऑप्टिक्स नहीं रहते तो हो सकता है कि किसी से आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की हो, किसी के ख़िलाफ़ आपने गलत केसेस भी बनाए हो। बट जब आप उस प्रोसेस को इस तरह लेके चलते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है वो आता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। पर्सनैलिटी तो बात की बात है, और जब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आता है तो फिर आपका ट्रस्ट जो है वो आपके मुल्क के गवर्नेंस पे, जस्टिस सिस्टम पे, प्रोसिक्यूशन पे जब कम होता है तो फिर एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए? क्या मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आना चाहिए? क्या मुल्क के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो सिस्टम के नीचे नहीं आनी चाहिए? तो ये वो ऐसे क्वेश्चंस मार्क हैं जिनके जवाब जो हैं हमारी इस जो एलीट क्लास है जो गवर्नमेंट के अंदर बैठती है या पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इसके देने चाहिए। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया जो आज वाली बात है, वो पिछले 1 माह से इस तरह चीज़ चल रही है। आपने देखा कि जब मियाँ साहब बाहर से आए तो नैब आगे मौजूद था और उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब प्रोटेक्टिव बेल पे बात हुई, फिर तो जब गए तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमें वारंट पे कोई नहीं है। जब वो गए वहाँ के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील्स को रेस्टोरेशन करवाने, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है।
तो जब एक के अंदर उनकी अपील एवन फील्ड के अंदर ऑलरेडी सस्पेंड थी, जब रिस्टोर हुई तो वो ठीक है, लेकिन आपने देखा कि उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने सेक्शन 403 CRPC के नीचे उनकी अल-अज़ीज़िया के अंदर भी पनिशमेंट जो है उसको कन्विक्शन जो है उसको सस्पेंड कर दिया। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ चूँकि इस मुल्क के अंदर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और 10 दिसंबर को टेंटेटिवली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो अनाउंस करेगा। तो जो चीज़ें भी हैं इन केसेस से रिलेटेड जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स या लीडर ने जाना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 10 दिसंबर से पहले उसके केसेस अगर सस्पेंशन के हैं तो कन्विक्शन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। चूँकि इलेक्शन प्रोसेस के लिए आपकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपकी एक्विटल होना वो ज़रूरी है। वो उतना ही इम्पॉर्टेंट मियाँ साहब के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट इमरान खान के लिए है या फॉर्मर जो चेयरमैन PTI है उनके लिए है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी जुडिशल प्रोसेस के अंदर जो है वो सज़ा याफ्ता है या उसकी सज़ा सस्पेंड है और पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में हिस्सा लेना चाहता है। ये तो चलता रहेगा नैब का। और आप ये देखिएगा कि जब अगले वीक से चीज़ें आएंगी तो जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हमें आधा घंटा चाहिए तो उसके तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने ऑलरेडी जब रेस्टोरेशन ऑफ अपील थी तो अपनी इंटेंशन जो थी वो डिस्क्लोज कर रही थी। तो अब असल जो चीज़ है जो लीगल बैटल है मैं समझता हूँ वो आएगी मियाँ साहब की जो पनाह के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है और वो डिस्क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की है 62(1)(f) के नीचे, उसके अंदर एक लीगल बैटल जो है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। चूँकि जब इन केसेस का फैसला होगा तो मियाँ साहब जब अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे तो वो 232 जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई है उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो लाइफ टाइम है। तो ये सारी चीज़ें चलते चलाते सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेंगी और वहाँ के ऊपर एक लार्जर बेंच जो है 5 मेंबर्स बेंच से ज़्यादा वो इसका फैसला करेगा और वो भी मेरा ख्याल है कि जो 8 फरवरी है उससे पहले ये फैसला आ जाएगा। ठीक। याया फरीद साहब, एक दूसरा केस भी, इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। जो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं और उनमें नज़र आ रहा है पूरी कौम, किसी से भी आप पूछेंगे जी अब तो कुछ भी नहीं होगा, नैब पहले ही कह चुका है हमने कुछ नहीं करना। इसी वजह से आज अदालत में कहके भी लगे जब उन्होंने कहा जी हमें आधा घंटा चाहिए होगा, तो इस पर लोग कह रहे हैं आधा घंटा क्यों, 1 मिनट ही चाहिए होगा कि जी बस छोड़ दें, अब जाने दें। तो ये जो हमने पीछे सारा प्रोसेस देखा इसका क्या होगा जो करोड़ों रुपया लग जाता है कौम का। जिस तरह अभी भी ये खबर आई जी कि डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर साहब को 15 लाख रुपए महाना, उसके अलावा मरात, इसी तरह जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनकी 16,58,000। तो तनख्वाहें लेते रहते हैं, केस बनाते रहते हैं और बाद में चेहरे बदलते हैं तो कहते हैं जी ये तो केस ही सारा गलत था। दूसरा, आज हम जो साइफर का मामला देख रहे हैं उसमें जो 2 रुकनी बेंच है उसने तो सारा नोटिफिकेशन ही उड़ाकर फेंक दिया। तो इन दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, आज का जो साइफर का केस है और जो नोटिफिकेशन को कोर्ट ने नल डिक्लेयर किया है, देखिए 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि जो इमरान खान के केस जो जेल ट्रायल हो रहा है क्या वो लीगल है या नहीं, क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या वो फैक्टर्स हैं कि जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं। उसके ऊपर अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दी। इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा कि जेल ट्रायल हो सकता है अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो और वो कंड्यूसिव टू जस्टिस हो। और पीटीआई ने जितने भी ग्राउंड्स लिए थे कि ये कंड्यूसिव टू जस्टिस नहीं है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एडवर्स रिमार्क्स पास नहीं किए। जिसका मतलब ये है कि जेल ट्रायल इमरान खान का जिन रीजंस की वजह से किया जा रहा है वो प्योरली लीगल रीजंस हैं, वो हैं जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। आज के फैसले से ये पता चला है कि जो प्रोसीजर अपनाया गया वो प्रोसीजर जो है वो फुलफिल नहीं करता रिक्वायरमेंट्स अंडर हाई कोर्ट के रूल्स। तो अगर तो वैसे तो क्रिमिनल लॉ में देखें एक सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं अगर तो वो क्योरेबल हैं तो दे कैन नॉट विटिएट प्रोसीडिंग्स, अगर तो उन प्रोसीडिंग्स पे कोई एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि एक प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर के अंदर उनको डिफेक्ट नज़र आया तो उन्होंने सिर्फ प्रोसीजरल ग्राउंड के ऊपर उस नोटिफिकेशन को फारिग किया है और उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को भी नल करार दिया है, जिसका सिर्फ इम्पैक्ट ये है कि चार्जेस जो होंगे वो फिर से फ्रेम होंगे। लेकिन अगर तो अब गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहे हुए प्रोसीजर को फॉलो करती है और अगर पीटीआई फिर से अदालत में केस फाइल करती है तो फिर केस इस ग्राउंड पे उनको बनाना पड़ेगा कि जेल ट्रायल जो है वो कंड्यूसिव नहीं है जस्टिस के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के जो रीजंस हैं वो गवर्नमेंट ने तो नहीं पहले उठाए थे। अगर आपको याद हो इमरान खान ने एप्लीकेशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि जितने भी इस्लामाबाद के अंदर मेरे केसेस चल रहे हैं वो वीडियो ट्रायल के थ्रू लिए जाए क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का खदशा है। उनकी फैमिली भी जो है और उनके लॉयर्स भी जो है वो ये बात खुद कहते रहे हैं, खुद दोहराते रहे हैं
कि इमरान खान को सिक्योरिटी का खदशा है, तो सिक्योरिटी के खदशे के बेसिस के ऊपर जेल ट्रायल्स दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं। अगर दहशतगर्दी के जो केसेस हैं वो जेल ट्रायल होते हैं। मुंबई का जो अटैक के जो प्रोसिक्यूशन FIA की वो जेल ट्रायल में हो रहा है। तो आज के फैसले से ये पता चल गया कि इमरान खान का केस जेल ट्रायल में हो सकता है। सीक्रेट भी होना चाहिए जेल ट्रायल जो है, मतलब ये तो एक अजीब बात है कि एक शख्स को सिक्योरिटी ही नहीं दे सकते। देखिए ओपन ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि सारा पाक अवाम जो है वो उसमें आए। ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि जो जस्टिस के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। उसका मतलब ये है कि इमरान खान के लॉयर्स को पूरा मौके मिलना चाहिए। इमरान खान की फैमिली अगर उस अदालत में पेश होना चाहती है या बैठना चाहती है वो वहाँ पे आ सकती हो। आपने ये प्रूफ करना है कि किस तरीके से जेल ट्रायल आपके एक्सेस टू जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अगर तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा तो उस ट्रायल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारी एक सेटल ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से देखें, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल करें, वहां पे जैसी अदालत से बाहर निकले शेम के नारे पड़े, अदालत आप भर दें और जजेस को इन्फ्लुएंस करें और जजेस भी डर जाए, प्रोसिक्यूटर भी डर जाए और एक खुला तमाशा लग जाए। इसी वजह से आप ओपन ट्रायल करते हैं। अगर आपने कुछ इस तरह तो सर जो भी केस होगा वो फिर जेल में ही एक हमें बंद कर देना चाहिए अगर कोई भी मसला है। अच्छा, इस पर राना साहब आपकी क्या राय है? सॉरी, हाफिज एहसान साहब आपकी क्या राय है इस केस पर? इसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर होके आई हैं। एक तो ये आई है कि फेडरल गवर्नमेंट का इसके अंदर प्रोसीजरल लैप्स है और फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि अगर वो प्रोसेस जो था जेल ट्रायल के मुतालिक था या जेल ट्रायल इन कैमरा के मुतालिक था, तो उसको जब नोटिफिकेशन किया गया था उसका जज साहब का जून के अंदर, और उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और वो जेन्युइन कंसर्न्स थे कि जिसके अंदर ये था कि जो सिक्योरिटी है वो तीनों की इम्पॉर्टेंट है। वो एक्यूज़ की भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी जज की इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके विटनेसेस है और वो कोर्ट का एनवायरनमेंट है जिसको आप मेंटेन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस ही। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त इस चीज़ को कंसीडर करके एक ऑर्डर कर देती, नोटिफाई कर देती, और जो सेक्शन 352 की जो रिक्वायरमेंट है CRPC की जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि उसके बाद जो 3 नोटिफिकेशंस किए हैं लॉ मिनिस्ट्री ने, उनको कभी भी नहीं आना था। लेकिन बुनियादी जो चीज़ था वो था लीगल कॉम्पिटेंसी ऑफ द जज जी, कि जज की साहब की जो अपॉइंटमेंट है स्पेशल जज की वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उस अपॉइंटमेंट को गलत किया जाता तो उसके बाद ये था कि सारी जो कॉग्निजेंस थी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ थी वो गलत थी। तो जज साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसको लीगल एंड वैलिड कर दिया गया है और उसके बाद इसको कवर तो किया गया कि जब 12 नवंबर को एक थ्रू सर्कुलेशन समरी मूव हुई और 15 को नोटिफिकेशन आया, तो उससे पहले चूँकि सिंगल जज का भी फैसला आ चुका था और इन्होंने आज ऑब्जर्व ये किया है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, इसको प्रोस्पेक्टिवली है। तो 3 चीज़ें वाज़ेह हो गई कि जज साहब की कॉम्पिटेंसी भी है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव भी है कि अगर वो समझती है कि जेल इन ट्रायल या कैमरा ट्रायल होना चाहिए तो वो कर सकती है। और साथ ही उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर ये चीज़ें डिफेक्ट दूर हो सकती हैं तो फर्दर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर वो कदगन नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट ये है वो फेयर प्रोसेस जो है उसका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह कहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए बल्कि जस्टिस नज़र भी आना चाहिए। और उसके लिए ये है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आपके हैं, सारे इश्यूज़ हैं, तो उसके अंदर जो एक्यूज्ड है अगर जिसको वो बुलाना चाहे, एक लिमिटेड जो आपके पास ऑडियंस है वो आनी चाहिए। और उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये चीज़ें जो है जज साहब समझते हैं कि ये चीज़ें जहाँ पे मैं प्रिजाइडिंग जज करके बैठता हूँ वहाँ पे नहीं है, जेल्स के अंदर आनी चाहिए, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ को भी एंडोर्स कर दिया है। अब तीनों ऑप्शंस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। फेडरल गवर्नमेंट जिस प्रोसीजरल लैप्सेस को उन्होंने किया है उसको रिकवर करके दोबारा ट्रायल को स्टार्ट कर सकती है, चार्ज फ्रेम दोबारा कर सकती है, क्योंकि चार्ज फ्रेम दोबारा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अगर आप एविडेंस रिकॉर्ड होती तो फिर ये ट्रायल को जो है वो रोका जाता या विशिएट किया जाता। तो उसके एक और आते हैं कि एक एविडेंस आई, फिर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन आई, फिर डिमीनियर ऑफ विटनेसेस होता है, फिर आपका दोबारा। और तीसरा इसके अंदर ये है कि जहाँ पे प्रिजाइडिंग जज साहब इस वक्त बैठते हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ पे जाके इस प्रोसीडिंग्स को कर दिया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि जो ये केस है इसके अंदर एडमिशन जो है वो चेयरमैन PTI ने किया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने
उन्होंने इम्यूनिटी मांगी है। तो जब इस कंडीशंस के अंदर देखा जाए तो सेक्शन 5 और सेक्शन 9 जो है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसके अंदर कम्युनिटी भी नहीं है, और आपका जो ओथ है जो आप प्राइम मिनिस्टर का लेते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए भी इम्यूनिटी नहीं है। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज या चैलेंजेस जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, या फरीद साहब, जो फौजी अदालतों का मामला है, अब पंजाब हुकूमत भी चली गई है, वफाकी हुकूमत पहले ही है, वजारत दिफा भी हत्ता के गई हुई है, लेकिन अब जो मुल्ज़मान है ना उनका फौजी अदालतों में ट्रायल चल पा रहा है, ना वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, ये मामला तो लटक गया है। तो ये कब तक ये प्रोसेस शुरू हो सकता है कि बाकायदा बेंच बनकर इसमें अपील हो? कितना अरसा लग सकता है इसमें फ़ैसला आने पर? कोई ज़ाहिर है मुश्किल है ये बात करना, ये तो जजेस पर या बेंच पर मुनहसर है, लेकिन फिर भी आम तौर पर कितना अरसा लगता है इस तरह के केसेस में? देखें, जो इस वक्त अब तो ये, क्योंकि अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट पे अब देखा जाएगा कि लार्जर बेंच बनता है या नहीं बनता और सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या करती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फैसले, ये ट्रायल्स होने चाहिए, ये ट्रायल्स होने चाहिए और इनकी पनिशमेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि आपने एक डिटेरेंस क्रिएट करनी है सोसाइटी के अंदर, और आप डिटेरेंस नहीं क्रिएट कर सकते अगर आपकी पनिशमेंट्स जो हैं वो सालों साल नहीं आपके अवॉर्ड नहीं होती। क्योंकि देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि पनिशमेंट की थियोरेटिकल अंडरपिनिंग ही यही है कि आपने सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है थ्रू अ डिटेरिंग फैक्टर। वो डिटेरेंस ये है कि अगर आप मिलिट्री के एम्बिट में फॉल करते हैं और ऑफेंस करते हैं जो मिलिट्री को इम्पैक्ट करता है, तो आपको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और सख्त से सख्त कानून के थ्रू सज़ा मिलेगी, और ये दुनिया भर में किया जाता है क्योंकि आपने डिटेरेंस क्रिएट करनी होती है। तो हम सब और सुप्रीम कोर्ट, आई एम वेरी श्योर, देखें इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी हो, लीगल फ्रेटर्निटी हो, सेनेट हो, हर जगह पे एक आउटक्राई आपको नज़र आ रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आप जो वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, जो आप इंटरनल स्ट्राइफ आप देख रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की आपकी सिचुएशन है, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप कर देगा। और आई एम वेरी श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले को देख रही होगी कि इससे ये ना हो कि इन फैसले से आप एक लूप होल क्रिएट कर दें, एक पेंडोरा बॉक्स खोल दें, और एंटी स्टेट एक्टर्स और हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं और हॉस्टाइल अनासर, उनके लिए तो आप एक बहुत ईजी वे आउट दे दें। जैसे आपने कहा कि ना तो आपके ट्रायल्स होंगे, ना आपके खिलाफ सजाएं आएंगी, ना फैसले होंगे, क्योंकि देखिए अगर तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं ये ट्रायल्स होते हैं और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ट्रायल होता है, तो जब भी ये खदशा हमेशा रहेगा कि क्या ऑर्डिनरी कोर्ट्स आपकी केपेबल हैं ये फैसले करने के लिए। क्या ऑर्डिनरी कोर्ट, देखिए ऑर्डिनरी कोर्ट्स ने सिर्फ May 9 के फैसले तो नहीं करने, उन्होंने तो फिर दहशत गर्दों के भी फैसले करने होंगे, ऐसे लोगों के भी करने होंगे जिन्होंने मियाँ वाली बेस पे अटैक किया। तो क्या आपकी अदालतें जो हैं वो इतनी खुद मुख्तार हैं, क्या इतना उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि जल्दी फैसले कर सके? क्या आपका प्रोसीजर अलाउ करता है कि आपने रिफॉर्म्स किए थे अपने प्रोसीजर में? आपके पास 5 साल पीटीआई की हुकूमत कहती रही कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर देती है कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते, तो आपकी आम अदालतें केपेबल है या नहीं? और लगता यूं ही है कि केपेबल नहीं है, क्योंकि 70 साल से आप अपने क्रिमिनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, और अगर ये सजाएं नहीं होती और या टाइम लेती है, तो आपने अपना डिटेरेंस का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, जो पनिशमेंट का बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। जी अच्छा, अब हाफिज़ एहसान साहब, एक काउंटर आर्गुमेंट किया जाता है कि जी हम फिर बाकी अदालतों को क्यों नहीं बेहतर बनाते? फ़ौजी अदालतें अगर मसले का हल हैं तो फिर बाकी अदालतें जो हैं वो तो बेकार हो जाती हैं इस तरह से, ये काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? समा भी मैं ज़रा पहले तो आऊँगा, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसके अंदर ये था कि 23 अक्टूबर को फैसला आया और वो एक शॉर्ट ऑर्डर था, और लॉ ये कहता है, जो हमारा नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है, कि उसके अंदर ये है कि 30 दिन के अंदर आपने अपील फ़ाइल करनी है, और वो मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और फेडरल गवर्नमेंट और मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कर दी है। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपने अपील फ़ाइल कर दी है तो 14 दिन के अंदर अंदर जो है उस केस को फिक्स होना चाहिए, और वो जो बेंच जिसने सुना है, यानी कि 5 मेंबर्स का ये बेंच है, अब नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक ये 5 जज नहीं होंगे बल्कि उससे ज़्यादा होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी इस चीज़ के अंदर ये है कि उस जजमेंट की अभी रीजनिंग नहीं आई जो 23 अक्टूबर वाला है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसकी रीजनिंग जो है वो 1, 2, 3 दिन के अंदर आएगी। तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नई ग्राउंड्स भी लेगी, जो उनकी रीजनिंग आएगी, और उसके
उसके बाद ये केस फिक्स होगा। और जिस लेवल का ये नेचर का केस है, चूँकि जिसके अंदर आपने वायरीज ऑफ लॉ या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी एक्सेप्शंस पे बात की है, यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर था। जब आर्टिकल 191 के अंदर पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेगुलर सुना, डे टू डे सुना और उसके ऊपर फैसला किया और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना। तो इसी तरह ये है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन है, तो जो ही ये रीजनिंग आएगी सुप्रीम कोर्ट इसको फिक्स करेगी और डे टू डे करके एक्सपेक्टेड ये है कि जितना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल वैक्यूम आया हुआ है मिलिट्री लॉज का, उसको जल्दी एड्रेस किया जाएगा। अब जो आपका सवाल दूसरा है जिसके अंदर आपने इशारा किया, मैं उस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में आगे जाता हूं। बात यह है कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर स्पेशल लॉज फॉर स्पेशल लेजिस्लेशन होते हैं। ऑर्डिनरी लॉज जो हैं वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के होते हैं और कभी भी स्पेशल लॉज जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट सिर्फ इस ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते कि जी आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक रेगुलर चल रहा है उसके मुताबिक आए। अगर इसी प्रिंसिपल मान लिया जाए तो फिर हमारे मुल्क के अंदर नैब कोर्ट्स भी नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर फैमिली कोर्ट्स भी नहीं आनी चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर ANF भी नहीं आनी चाहिए, नारकोटिक्स की जो है हमारे मुल्क के अंदर नैब भी नहीं आना चाहिए। तो जब लॉ या दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि आप स्पेशल लॉज बना सकते हैं और इस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो आपके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं या आपके मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज हैं या आपकी जो है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेज इश्यूज हैं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर उसके लॉज भी हैं, उसके रेगुलेशंस भी हैं, उसके लिए कोर्ट्स भी हैं और उसके लिए सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। अब इशू इस मुल्क के अंदर यह है कि ना मिलिट्री कोर्ट्स का है ना लॉज का है कि सिविलियंस को ना करें। अब दुनिया के अंदर अगर सिविलियंस इस ऑफेंस को करता है या आपके घर के अंदर कुछ शख्स आ जाए और वो आके कहे को ब्रीच करे और आप ये कहें कि नहीं जी मैं तो इसको ट्राई नहीं कर सकता, ये बच्चा है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अभी आपने लाहौर के अंदर देखा कि वो एक बच्चा है जिसके आपने इंसिडेंट के अंदर 6 उसने मारे। अब उसके अंदर ये कहा जाए कि बच्चा है तो उसके ऊपर एंटी टेररिज्म नहीं लगना चाहिए, वो लगा है उसके ऊपर, अब उसको सिर्फ जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर जाया जाएगा, तो क्यों नहीं उसको रेगुलर टेररिज्म कोर्ट के अंदर जाया जाता। तो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट वो बनाती है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर है कि ये जो इस वक्त आई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 48 साल से डेविएशन आई हुई है सेटल्ड प्रिंसिपल्स की, इसको जितनी जल्दी जो है वो रेक्टिफाई कर लिया जाए वो हो जाएगा। चूंकि इसको कर अब सुप्रीम कोर्ट ही सकती है, चूंकि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकती, चूंकि पार्लियामेंट जो है अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आ जाए, को प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड हो जाए, तो उसको जो है पार्लियामेंट जो है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नलिफाई नहीं कर सकती। तो बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अंदर है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे तरीके से इसकी पैरवी करे। जो मैं ये समझता हूं कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो आर्टिकल 8 या इंटरनेशनल सिनेरियो या हमारी जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर इसको 9 मई से ब्रॉड करके किया जाता तो बेंच जो है उसके लिए कन्विंसिंग होता कि इन बातों को मानता और आज हमें यह दिन देखना ना पड़ता। अच्छा, ये सब जो आप फरमा रहे थे इसके तो रेलेवेंस के हवाले से आपको क्या लगता है कितना अरसा इसमें लगेगा ताकि किसी तरफ तो ये मामला जाए? जी मुझे नहीं लगता। देखिए मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जल्दी फैसला आएगा। उसकी वजह यह है कि देखें ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, एक सेटल ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि आपकी सेटल ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, आपके पास केस लॉज मौजूद हैं। 75 में ब्रिगेडियर FB अली का केस हो, 2007 में मुश्ताक अहमद का केस हो, और कभी भी किसी अदालत ने यह फैसला नहीं किया था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर आप जस्टिस वकार सेठ की भी जजमेंट ले लें, उन्होंने भी ओवरटर्न की थी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस के एविडेंस का प्रोसेस क्या था। तो मुझे लगता है और ये एक बहुत हसास और इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और उसके ऊपर आई थिंक अदालत जो है वो जल्दी फैसला करेगी, क्योंकि एक क्राइसिस डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है और बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस क्राइसिस को ख़त्म करे और एक सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस बनाए जिसमें जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जिसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, जिसके कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ना हो जिससे किसी भी एंटी स्टेट एक्टर्स को एक लूप होल प्रोवाइड हो। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि चूंकि निगरान सेटअप है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर यानी प्रॉपर गवर्नमेंट हो तो वो लेजिस्लेशन कर सके, या उनके होते हुए ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था, तो या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या ऐसा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है, इट्स अ कॉम्पिटेंट फोरम, इट्स अ कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, और बीइंग द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट इट कैन फाइल एन अपील, और अपील वो फाइल भी हो गई है। आई डोंट थिंक कि कॉम्पिटेंसी का इसके अंदर क्वेश्चन आएगा। और पास्ट में भी अगर आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंडर अपील्स फाइल हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पुटअप की और उसके ऊपर फैसले किए। जी, हाफिज एहसान साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? जो केयर टेकर सेटअप की तरफ से आ रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, आप ये देखें ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो डिसाइड किया है ना, वो भी आपकी एक पिछली गवर्नमेंट ने किया था।
और उसके बाद उस पर स्टे आया, और जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उस दौरान ही अटर्नी जनरल आए और उन्होंने एक केयर टेकर गवर्नमेंट का स्टैंड लिया। तो जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है वो तो कभी रुकती नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है इंटरिम गवर्नमेंट्स का, तो उस इंटरिम गवर्नमेंट्स की वजह से है, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट की एक परमानेंट एंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कोई भी फैसला जो आएगा, जो फेडरल गवर्नमेंट उस दौर की जो मौजूद है समझती है कि उसको चैलेंज करना चाहिए, वो चैलेंज होता है। और कभी भी आज तक, इससे पहले भी फेडरल गवर्नमेंट जो रही हैं, उन्होंने अगर कुछ चीज़ चैलेंज की है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स ने कभी भी इस चीज़ पे स्ट्रक डाउन नहीं किया कि फेडरल गवर्नमेंट चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट है तो इसके पास जो है वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, ना इस तरह की मेंटेनेबिलिटी वाली चीज़ों को जो लॉ की हैं, ना ही CCI के जो फैसले हैं वो जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट ने किए हुए हैं उनको कभी किया, चूँकि वो पॉलिसी मैटर्स हैं, लार्जर इंटरेस्ट है, मेजॉरिटी के साथ होते हैं। और इसी तरह ये चीज़ें ऐसी हैं कि फेडरल गवर्नमेंट आज इसकी है, किसी और की है। हाँ, ये एक मुमकिन है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट फैसला करती है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है तो वो बिल्कुल कर सकती है, और उसकी मेंटेनेबिलिटी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो नहीं है, तो वो नहीं है, चूँकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी लॉ ऑफ लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 30 दिन के अंदर करना चाहिए। तो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट तो है वो फरवरी तक चलेगी, तो लिहाजा वेट नहीं कर सकते, लैप्सेस हैं। तो ये जो पिटिशंस फाइल हुई हैं वो बिल्कुल मेंटेनेबल है और गवर्नमेंट्स ये कर सकती हैं। जी, हाफिज़ एहसान साहब, यहया फरीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।